नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबर शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। मोहन यादव बने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में लगी मोहर। मोहन से पहले यूपी की मिट्टी के वह यादव जो बने मध्य प्रदेश के सीएम, जरा गौर से समझिए सियासी किस्सा। विष्णुदेव साय बने मुख्यमंत्री और दो नेताओं को डिप्टी सीएम बनाए जाने की है खबर, वो बताते हैं आपको। भजनलाल शर्मा बने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम। हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली संस्था को नोटिस की तैयारी। यूपी एसटीएफ ने मामले में शुरू की जांच। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में सीएम के नाम से पर्दा उठ गया है। बीजेपी के विधायक दल की बैठक में मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया सीएम चुना गया है। मध्य प्रदेश में 8 दिन से चल रहा सीएम का सस्पेंस खत्म हो गया है। सभी अनुमानों को धता बताते हुए मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम चुने गए हैं। राजधानी भोपाल के बीजेपी ऑफिस में तीनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में हुई भाजपा के विधायक दल की पहली बैठक में मोहन यादव के नाम का ऐलान किया गया। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा को 163 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिला था। कांग्रेस को 66 सीटों और 1 सीट भारतीय आदिवासी पार्टी को मिली है। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम होंगे। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष होंगे। 58 साल के डॉक्टर मोहन यादव पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। साल 2013 में वह पहली बार उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक चुने गए थे। इसके बाद साल 2018 में वह एक बार फिर दक्षिण उज्जैन की सीट से विधायक चुने गए थे। साल 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोहन यादव ने उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से कांग्रेस के चेतन यादव को 12,941 वोटों से हराया था। विधायक दल की बैठक में हरियाणा के सीएम और मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर ने डॉक्टर मोहन यादव के नए सीएम का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के नए सीएम चुने जाने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, मैं निश्चित रूप से उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और जिम्मेदारी को निभाऊंगा। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फूलों का गुलदस्ता देकर डॉक्टर मोहन यादव को बधाई दी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में साल 2002 में शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद साल 2008 और साल 2013 में एक बार फिर सीएम पद की शपथ ली थी। साल 2018 विधानसभा चुनाव हारने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि साल 2020 में कांग्रेस के 22 विधायकों की बगावत करने के बाद उन्होंने एक बार फिर सरकार बनाई थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने वापसी करते हुए बीजेपी ने अप्रत्याशित फैसले में मोहन यादव को राज्य की कमान सौंपी है। यह संदेश उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य के लिए भी है अहम है, क्योंकि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश की धरती से निकले हुए एक यादव बाबूलाल गौर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी। और ये बाबूलाल गौर के बारे में हम आपको बताते हैं। हम यहाँ बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ सफर शुरू कर बीजेपी के दिग्गज नेताओं की कैटेगरी में नाम शुमार करने वाले बाबूलाल गौर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले और यादव बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले नेता है। उनके मध्य प्रदेश तक जाने और यादव से गौर हो जाने के पीछे दिलचस्प किस्सा है। उत्तर प्रदेश से प्रतापगढ़ जिले के नौगीर गांव में 2 जून 1930 को बाबूलाल गौर का जन्म हुआ था। उनके पिता राम प्रसाद यादव पहलवानी करते थे।
जीवन यापन के लिए उन्होंने यूपी से मध्य प्रदेश की तरफ रुख किया था। वह भोपाल की पुट्ठा मिल में नौकरी के साथ पढ़ाई भी करते रहे। उनका नाम बाबूराम यादव था। नाम बदलने का किस्सा स्कूल से जुड़ा हुआ है। प्राइमरी क्लास में पढ़ाई के दौरान उनकी क्लास में बाबूराम यादव नाम के 2 से 3 बच्चे थे। शिक्षक इसको लेकर दुविधा में रहते थे। बात दूसरी या तीसरी कक्षा की है, जब एक दिन टीचर बोले कि जो भी मेरी बात को गौर से सुनेगा और सवाल का सही से जवाब देगा उसका नाम बाबूराम गौर कर दिया जाएगा। इसके बाद सही जवाब देने पर उनका नाम बाबूराम गौर हो गया। वह भोपाल गए तो लोगों ने बाबूराम को बाबूलाल कहकर बुलाना शुरू किया। इसी वजह से बाद में उन्होंने बाबूलाल गौर ही नाम रख लिया। बाबूलाल गौर ने किशोरावस्था से ही संघ की शाखाओं में जाना शुरू कर दिया था। मिल में नौकरी के दौरान वह ट्रेड यूनियन में भी सक्रिय हुए। वह आपातकाल के दौरान करीब 1.5 साल तक जेल में भी रहे। 1974 में वह भोपाल दक्षिण की सीट पर हुए उपचुनाव में पहली बार जीतकर विधायक निर्वाचित हुए। 1977 में गोविंदपुर सीट से जीते और फिर लगातार 8 बार तक विधायक निर्वाचित होते रहे। बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार में कैबिनेट मंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रह चुके हैं। इसके बाद अगस्त 2004 से लेकर नवंबर 2005 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। लंबी बीमारी के बाद अगस्त 2019 में उन्होंने भोपाल के नर्मदा अस्पताल में अंतिम सांस ली। मध्य प्रदेश में 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उमा भारती की अगुवाई में बड़ी जीत हासिल की। उमा मुख्यमंत्री बनी, लेकिन फिर अचानक 10 साल पुराने सांप्रदायिक तनाव के एक मामले ने ऐसे हालात पैदा किए कि उमा भारती को कुर्सी छोड़नी पड़ी। उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हुआ। आलाकमान के फैसले के बाद बाबूलाल गौर ने 74 साल की उम्र में राज्य के नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। छत्तीसगढ़ को नए मुख्यमंत्री मिल चुके हैं। विष्णुदेव साय को सर्वसम्मति से राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। वहीं राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। इस बाबत सूत्रों की माने तो अरुण साव और विजय शर्मा राज्य की डिप्टी सीएम बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा को जीत मिली। इस जीत के बाद रायपुर में आज विधायक दल की बैठक की जा रही थी। इस बीच छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। रायपुर विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लग गई है। बता दें कि विष्णुदेव साय कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। बता दें कि विष्णुदेव साय साल 2020 से 2022 तक छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही वो मोदी सरकार के पहले कैबिनेट में स्टील, खदान, श्रम और रोजगार विभाग के राज्य मंत्री रह चुके हैं। बता दें कि विष्णु देव सहाय साल 1999, 2004, 2009 और 2014 में रायगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 4 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। विष्णुदेव साय ने इन चुनाव में क्रमशः कांग्रेस के उम्मीदवारों पुष्पा देवी सिंह, रामपुकार सिंह, हृदयराम राठिया और आरती सिंह को हराया था। साय ने अविभाजित मध्य प्रदेश के तपकरा निर्वाचन क्षेत्र से 1990 और 1993 में लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीते। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में इस बार विष्णुदेव ने मौजूदा कांग्रेस विधायक यूडी मिंज को हराया और अब विधायक दल की बैठक के बाद विष्णुदेव साय को बतौर मुख्यमंत्री पेश किया गया है। भाजपा विधायक दल की बैठक में यह फैसला भी लिया गया कि छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाए। सूत्रों की माने तो अरुण साव और विजय शर्मा डिप्टी सीएम हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के ऑब्जर्वर दुष्यंत गौतम ने कहा है कि राज्य में 12 या 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कराया जा सकता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सीएम पद की रेस में विष्णुदेव सहाय के अलावा रमन सिंह, रेणुका सिंह समेत कई अन्य नेताओं का नाम था। रेणुका सिंह ने हाल ही में सांसद पद से इस्तीफा दिया है। रेणुका सिंह प्रदेश की भरतपुर सोनहत सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची है। राज्य में लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि भाजपा इस बार राज्य में आदिवासी चेहरे को सीएम बना सकती है। बता दें कि विष्णु देव सहाय 3 बार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो प्रदेश में आदिवासियों का बड़ा चेहरा है और रायगढ़ के 3 बार सांसद रह चुके हैं। मोदी सरकार के पहले कैबिनेट में वो राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। संगठन और आरएसएस से उनकी करीबी है तथा पार्टी कार्यकर्ताओं में उनकी पकड़ अच्छी है।
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान के सीएम का सस्पेंस खत्म हो चुका है। भजनलाल शर्मा को राजस्थान का नया सीएम चुना गया है। भाजपा के विधायक दल की बैठक में उनके नाम का ऐलान किया गया है। राजस्थान में पिछले 10 दिन से चल रहा मुख्यमंत्री का सस्पेंस खत्म हो चुका है। सांगनेर के विधायक भजनलाल शर्मा को राजस्थान का नया सीएम चुना गया है। उदयपुर में हुई भाजपा विधायक दल की पहले बैठक में भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान किया गया। इसके अलावा दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम नियुक्त किया गया है। 3 राज्यों के सीएम का ऐलान करने के बाद अब मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे और छत्तीसगढ़ से रमन सिंह का दौर खत्म हो गया है। इससे पहले राजस्थान के पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चुनाव प्रभारी प्रहलाद सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भाजपा मुख्यालय पहुंचे थे। 56 साल के भजनलाल शर्मा सांगनेर विधानसभा सीट से विधायक है। भजनलाल शर्मा हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक बने हैं। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,081 वोटों से हराया था। भजनलाल शर्मा ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। भजनलाल शर्मा का नाम बतौर सीएम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रस्ताव पेश किया। गौरतलब है कि मनोहर लाल खट्टर के बाद भजनलाल शर्मा दूसरे सीएम हैं, जो पहली बार विधायक बनने के बाद सीएम बने। विद्याधर नगर से विधायक और पूर्व सांसद दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। दूदू से विधायक प्रेमचंद बैरवा दूसरे डिप्टी सीएम होंगे। वहीं अजमेर नॉर्थ से विधायक वासु देवनानी विधानसभा अध्यक्ष के लिए बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। विधानसभा चुनाव 2023 में विद्याधर नगर से दिया कुमारी ने 71,368 वोटों से जीत हासिल की थी। वहीं प्रेमचंद बैरवा ने दूदू विधानसभा सीट पर कांग्रेस के बाबूलाल नागर को 35,743 वोटों से हराया था। वहीं वासु देवनानी ने अजमेर नॉर्थ सीट से कांग्रेस के महेंद्र सिंह रालावाटा को 4,664 वोटों से हराया था। साल 2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा को 115 सीटें, कांग्रेस को 69 सीटें, भारतीय आदिवासी पार्टी 3, बसपा को 2, आरएलडी 1, आरएलपी 1 और निर्दलीय को 8 सीटें मिली थी। भाजपा ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया है। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले सामानों पर रोक लगाए जाने के बाद अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन लगाए जाने के कई स्थानों पर इसकी जब्ती हो गई है। अब इस प्रकार का सर्टिफिकेट बांटने वाली संस्थाओं को भी नोटिस जारी किए जाने की तैयारियां हो रही है। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली संस्थाओं पर कार्रवाई की तैयारियां शुरू कर दी गई है। हलाल प्रमाणीकरण मामले में तहकीकात शुरू करते हुए यूपी एटीएस पहले चरण में हलाल प्रमाणीकरण मामले में तहकीकात शुरू करते हुए यूपी एसटीएफ पहले चरण में उन संस्थाओं को नोटिस भेजने जा रही है जो मीट सहित अन्य खाद्य उत्पादों को हलाल प्रमाण पत्र देती है। एसटीएफ संस्था संचालकों से नोटिस के जरिए पूछेगी कि हलाल प्रमाण पत्र देने का क्या आधार है। एसटीएफ यह भी जानने की कोशिश करेगी कि हलाल प्रमाण पत्र देने के लिए उन्हें किस मंत्रालय या विभाग से अनुमति मिली है या अनुमति ली है। एसटीएफ यह भी पूछेगी कि प्रमाण पत्र देने के लिए वह उत्पादों की पहचान कैसे करते हैं। इसके लिए किसी लैब से जांच करवाई जाती है या बिना जांच के ही प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। हलाल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया है। इसकी शुरुआती और एनुअल फीस कितनी है? एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में संस्थाओं को नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा। अगर तय समय में जवाब नहीं आता है तो टीमों को दिल्ली, चेन्नई और मुंबई भेजकर विवेचना को गति दी जाएगी। दरअसल हलाल प्रमाणित उत्पादों की बिक्री को लेकर भाजपा के युवा मोर्चा के पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार शर्मा की शिकायत पर हजरतगंज थाने में 17 नवंबर को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके अगले ही दिन योगी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार के आदेश पर इस मामले की जांच एसटीएफ कर रही है। योगी सरकार इस मामले में सख्त रूप अपनाए हुए है। ऐसे में अब इस प्रकार का प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्थाओं पर कार्रवाई को तय माना जा रहा है।
महाराष्ट्र में एक तरफ जहां मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल की तरफ से दी गई डेडलाइन पास आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के इस्तीफे ने नई मुश्किल खड़ी कर दी है। आयोग में ये इस्तीफे कामकाज में दखल अंदाजी के बाद हुए हैं। महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे पर मराठा और ओबीसी संगठनों के बीच मचे घमासान के बीच राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने त्याग पत्र दे दिया है। पूर्व जस्टिस आनंद निरागुड़े के इस्तीफे को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वीकार कर लिया है। निरागुड़े का इस्तीफा ऐसे वक्त पर आया हुआ है जब नागपुर में राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस सत्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की उम्मीद की जा रही है। जानकारी के अनुसार निरागुड़े ने 4 दिसंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे प्रधानमंत्री ने 9 दिसंबर को स्वीकार कर लिया था। चर्चा है कि अध्यक्ष के साथ आयोग के 4 अन्य सदस्यों ने भी इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भेजे गए इस इस्तीफे में उन्होंने अपने इस्तीफे का कोई कारण नहीं बताया है। इसके बाद इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि उन्होंने इस पद से इस्तीफा क्यों दिया है। हालांकि आयोग के कुछ सदस्यों ने कुछ दिन पहले सरकार के 2 मंत्रियों पर कामकाज में हस्तक्षेप के आरोप लगाए थे। राज्य में मराठा समुदाय की तरफ आरक्षण की मांग की जा रही है, तो वही ओबीसी संगठन मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण के साथ कुनबी सर्टिफिकेट देने का विरोध कर रहे हैं। मराठा आरक्षण का सबसे ज्यादा मुखर विरोध अजित पवार गुट में शामिल ओबीसी नेता और कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल भी कर रहे हैं। तो वही दूसरी ओर मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा समुदाय आरक्षण देने के लिए सरकार को 24 दिसंबर की डेडलाइन दी हुई है। राज्य सरकार ने निरागुड़े का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। चर्चा है कि आयोग के सदस्य बबनराव ताईवाड़े, संजय सोनवने, लक्ष्मण हाके, बीआर किल्लारीकर ने इस्तीफा दे दिया है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य सरकार को इस पिछड़ा वर्ग आयोग से डेटा की उम्मीद थी, जो सुप्रीम कोर्ट में उसकी क्यूरेटिव याचिका में मददगार होगा। आरोप है कि इसी डेटा को लेकर राज्य सरकार के 2 मंत्री पिछड़ा वर्ग आयोग के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आयोग पर वही डेटा तैयार करने का दबाव बना रहे हैं जो राज्य सरकार चाहती है। इसी बीच आनंद निरागुड़े और दूसरे सदस्यों के इस्तीफे ने इस आरोप को और पुख्ता कर दिया है। इससे राज्य में ओबीसी नेता आक्रामक हो सकते हैं। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार और अशोक चव्हाण ने आयोग में इस्तीफे पर चिंता व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता विजय ने कहा है कि मैं देवेंद्र फडणवीस से पूछना चाहता हूं कि अगर उनकी पार्टी का डीएनए ओबीसी है तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। विजय ने आरोप लगाया है कि एक निश्चित समुदाय की रक्षा के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को लपेटा जा रहा है और ओबीसी को हाशिए पर रखा जा रहा है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों का लगातार इस्तीफा गंभीर मामला है। अशोक चव्हाण ने सवाल उठाया कि अगर सरकार आयोग के काम में दखल दे रही है तो फैसला निष्पक्ष कैसे होगा। पाकिस्तान में मंगलवार को एक आत्मघाती हमला हुआ बताया जा रहा है। इस हमले में कम से कम 2 दर्जन सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई। हाल के दिनों में पाकिस्तान में आतंकी हमलों में तेजी से इजाफा हुआ है। इस हमले में बड़ी तबाही की आशंका जताई गई है। उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में मंगलवार को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। बताया जा रहा है कि यह एक आत्मघाती हमला था। आतंकियों ने दाराबा इलाके में विस्फोटक से भरी कार को एक इमारत से टकरा दिया। इस हमले में 2 दर्जन सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि 34 सैनिक घायल रहे हैं। डेरा इस्माइल खान का दरबार वह जिला है जहां पर आतंकी गतिविधियों में इजाफा होता जा रहा है। ये जिला खैबर पख्तूनख्वा के करीब है और यह जगह तहरीक-ए-तालिबान यानी टीटीपी का गढ़ है। इस वजह से दरबार भी आतंकी घटनाओं का खामियाजा भुगत रहा है। एक एजेंसी की माने तो आतंकियों ने एक पुलिस स्टेशन और आर्मी बेस को निशाना बनाया है। इस हमले में 24 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बलों ने गोलीबारी के दौरान 4 आतंकवादियों को भी मार गिराया। इससे पहले खबर आई थी कि हमले में 3 पुलिस अधिकारी मारे गए हैं।
AAFP ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि कई लोगों की मौत तब हुई जब वो वहां सो रहे थे और आम कपड़ों में थे। इसलिए इस बात को भी सुनिश्चित नहीं किया जा पा रहा है कि जो मारे गए थे क्या वह भी सैनिक कर्मी थे। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान यानी TJB ने ली है। इस संगठन ने पाकिस्तान में कुछ बड़े हमलों का दावा किया है। ग्रुप के प्रवक्ता मुल्ला कासिम ने इसे आत्मघाती मिशन हमला करार देते हुए कहा कि इसे मौलवी हसन गंडापुर ने अंजाम दिया है। इस संगठन के बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता है, लेकिन कुछ लोग इसे TTP का भी हिस्सा कहते हैं। पिछले साल पाकिस्तान खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है। हमलों में इस प्रांत में कम से कम 470 पुलिसकर्मी और नागरिकों की मौत हुई है। एक रिपोर्ट्स की माने तो अकेले एक साल में इस प्रांत में 1050 आतंकी घटनाएं हुई है। प्रांत के गृह विभाग और जनजातीय मामलों के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 3 सालों के दौरान 1823 आतंकी घटनाओं में 698 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। पिछले साल पाकिस्तान अफगान सीमा पर 7 क्षेत्र आतंकवाद के हॉटस्पॉट के तौर पर करार दिए गए थे। इन क्षेत्रों में पेशावर, खैबर, उत्तरी वजीरिस्तान, दक्षिणी वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान, बाजोर और टैंक शामिल है। 1050 आतंकी संबंधित घटनाओं से बंदोबस्ती में 419, फाटा में 331, उत्तरी वजीरिस्तान में 201, खैबर में 669, दक्षिणी वजीरिस्तान में 121, डेरा इस्माइल खान में 98, बाजोर में 62, टैंक और पेशावर में 61 घटनाएं दर्ज की गई है। गाजा युद्ध के बीच दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में शामिल मोसाद ने ईरान के खिलाफ महाअभियान छेड़ दिया है। मोसाद ने अपने रिजर्व में रखे जासूसों को भी ड्यूटी पर लगा दिया है। मोसाद के जासूस अब पूरी दुनिया में फैल गए हैं और ईरान साजिश को फेल कर रहे हैं। इजराइल पर हमास के हमले के बाद दुनिया भर में मोसाद की जमकर किरकिरी हुई थी। दुनिया भर में अपने दुश्मनों के खिलाफ इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के कारनामों से उसके दुश्मन भी खौफ खाते हैं, लेकिन हमास हमले ने उसे हिलाकर रख दिया। अब मोसाद ने हमास और उसके आका ईरान के खिलाफ पलटवार के लिए अपने खतरनाक जासूसों को पूरी दुनिया में तैनात कर दिया है। यही नहीं, मोसाद के जासूस यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक में ईरानी प्रॉक्सी गुटों के यहूदियों पर जानलेवा हमले की साजिश को पूरी सफलता के साथ नाकाम कर रहे हैं। ताजा मामला यूरोपीय देश साइप्रस का है, जहां पर मोसाद ने इजरायली लोगों को मारने की साजिश को विफल कर दिया। पिछले सप्ताह ही इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने दुनिया के 80 देशों की यात्रा करने को लेकर इजराइल के लोगों को सख्त चेतावनी जारी की थी। इसमें यूरोपीय देश भी शामिल है जो अब तक इजरायली लोगों के लिए सुरक्षित माने जाते थे। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के एजेंट अब पूरी दुनिया में सक्रिय है और इजरायली जनता तथा यहूदियों की रक्षा कर रहे हैं। साइप्रस की घटना एक उदाहरण है बस। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब मोसाद ने पर्दे के पीछे रहकर हमास के हमले के बाद पूरी दुनिया में यहूदियों की जान बचाई है। मोसाद के डायरेक्टर डेविड ने 10 सितंबर को दिए अपने एक भाषण में कहा था कि साल 2023 में मोसाद और अन्य खुफिया एजेंसियों ने ईरान की ओर से करवाए गए 27 आतंकी हमलों को विफल किया है। इस काम में मोसाद को विदेशी दोस्त देशों की खुफिया एजेंसियों से भी मदद मिली है। ये हमले दुनिया के हर महाद्वीपों में विफल किए गए हैं। उन्होंने एक वीडियो दिखाया और कहा कि ईरानी एजेंटों को मोसाद ने पकड़ा है और तंजानिया तथा साइप्रस के अंदर पूछताछ की है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इन आतंकियों को भेजा था उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। मोसाद चीफ ने चेतावनी दी कि हम इन दुश्मनों के खिलाफ अपने अभियान को तेज करने जा रहे हैं। उन्होंने तंजानिया, जॉर्जिया, साइप्रस, ग्रीस और जर्मनी को कुछ उदाहरण भर बताए। रिपोर्ट में कहा गया है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद अब मोसाद ने पूरी दुनिया में एक अभियान लॉन्च कर दिया है। अब मोसाद के एजेंट दुनिया के हर कोने में पहुंचे हैं, जो बहुत अप्रत्याशित है।
यह इतने बड़े पैमाने पर अभियान चला रहे हैं कि जितना पहले कभी नहीं हुआ था। इजरायली सेना जहां हमास और हिजबुल्लाह से लड़ रही है, वहीं मोसाद पर्दे के पीछे से ईरानी खुफिया एजेंट से दुनिया भर में जंग लड़ रही है। यही नहीं, मोसाद ने अपने रिजर्व में रखे एजेंट को भी ड्यूटी पर बुला लिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और पूर्व मंत्री हिना रब्बानी खार के बाद अब एक और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने अनुच्छेद 370 पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। बिलावल ने भारत के कदम के सुरक्षा परिषद के खिलाफ करार दे डाला है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी जो हर बार कश्मीर पर जहर उगलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर तमतमा गए हैं। इस बार उन्होंने एक्स यानी ट्विटर का सहारा लिया है और अपनी भड़ास निकाली है। बिलावल ने ऐतिहासिक फैसले पर प्रतिक्रिया दी और जम्मू कश्मीर को एक विवादित सीमा करार दे दिया। उनकी माने तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला साबित करता है कि भारत किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है। बिलावल से पहले पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने भी भारत को कश्मीर पर ज्ञान दिया है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लिखा है कि भारत में हाल ही में आया फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन को साबित करता है। जम्मू कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र है और वहां पर ऐसे फैसलों की विश्वसनीयता की कमी है। 5 अगस्त 2019 के बाद से भारत की हरकतें कश्मीरी लोगों की आशंकाओं की अनदेखी करने वाली है और साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC प्रस्ताव का घोर उल्लंघन कर रही है। बिलावल यही नहीं रुके और उन्होंने आगे लिखा कि न तो भारतीय संसद और न ही इसकी न्यायपालिका के पास UNSC के प्रस्ताव या अंतर्राष्ट्रीय समझौते में संशोधन करने का अधिकार है। बिलावल की माने तो वैश्विक समुदाय और संयुक्त राष्ट्र की नजर में जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र बना हुआ है, जिसके भाग्य का फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ही किया जाएगा। बिलावल जब इस साल मई में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन के लिए गोवा आए थे तो उन्होंने कुछ इसी तरह की बातें कही थी। उनका कहना था कि भारत के अनुच्छेद 370 को हटाकर बातचीत के सभी विकल्पों को कमजोर कर दिया है। इससे पहले बिलावल ने इस साल की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मामला उठाया था। उन्होंने महिलाओं की स्थिति, शांति और सुरक्षा पर बहस में कश्मीर में अत्याचारों की बात कही थी। भारत की तरफ से हमेशा कहा गया है कि पाकिस्तान की ओर से इस तरह के दुर्भावनापूर्ण और झूठे प्रचार का जवाब देने की भी जरूरत भारत नहीं समझता है। साथ ही भारत की तरफ से हर बार ऐसी टिप्पणियों को आधारहीन और राजनीति से प्रेरित करार दिया गया है। बिलावल के अलावा उनकी कैबिनेट में डिप्टी रही हिना रब्बानी ने भी ऐसी ही बात कही है। हिना की माने तो कश्मीर का फैसला सिर्फ UNSC के तहत ही होगा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत ही कश्मीर मामले में UNSC में गया था। इस साल नवंबर तक 44 से ज्यादा कंपनियों के IPO आए हैं। इनके जरिए 35,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। दिसंबर में 13 तारीख को डोम्स इंडस्ट्रीज और इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और IPO खुलने वाले हैं। इंडिया शेल्टर फाइनेंस के IPO का प्राइस बैंड 469 से लेकर 493 रुपए है। शेयर बाजार में एक के बाद एक कंपनियां अपने IPO लेकर आ रही है। भारतीय बाजार में चालू वित्त वर्ष में नवंबर महीने तक 44 से ज्यादा इशू आ चुके हैं। इसके जरिए करीब 35,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। इस महीने यानी दिसंबर में भी कई कंपनियों के IPO आने वाले हैं। अगर आप IPO में निवेश करना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। वहीं अगर आप अभी तक किसी IPO में निवेश नहीं कर पाए हैं तो कल यानी बुधवार को आपके पास मौका रहेगा। 2 कंपनियों के IPO 13 दिसंबर को निवेश के लिए खुलने वाले हैं। इन IPO में निवेश करके आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। हालांकि बाजार में बिना जानकारी के आप निवेश न करें। किसी भी शेयर या IPO में निवेश करने से पहले एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर ले। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। दिसंबर में 13 तारीख को जिन कंपनियों के IPO खुलने वाले हैं वह डोम्स इंडस्ट्रीज और इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है।
अफोर्डेबल होम फाइनेंस कंपनी इंडिया शेल्टर फाइनेंस और पेंसिल निर्माता डोम्स इंडस्ट्रीज के आईपीओ 13 से 15 दिसंबर तक निवेशकों के लिए खुले रहेंगे। दोनों कंपनियों ने बाजार से 1200 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। शेयर बाजार में इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आईपीओ का प्राइस बैंड 469 से 493 रुपए प्रति शेयर है। इसका लॉट साइज 30 शेयर का है। आईपीओ में 1800 करोड़ रुपए के 1.62 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे। स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी डोम्स इंडस्ट्रीज के आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 750 से 790 रुपए प्रति शेयर है। इस आईपीओ में 18 इक्विटी शेयरों के लॉट में बोली लगाई जा सकती है। इस इशू में 350 करोड़ रुपए के शेयर जारी किए जाएंगे। वही आइकॉन्स इंडिया का आईपीओ 14 दिसंबर से खुलकर 18 दिसंबर को बंद होगा। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।